देखिए 2020 का पेपर है नीट फिजिक्स, ठीक है। इसमें हमें टॉर्क फाइंड करना है, फोर्स दिया गया है और पोजीशन वेक्टर दिया गया है। इन दोनों के बीच टॉर्क क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टॉर्क का जो फार्मूला होता है उसको टाउ से लिखते हैं, और ये वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स का। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें कभी भी टॉर्क निकालना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो टॉर्क होता है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिस्टेंस, किस पोजीशन पे निकालना है, और फोर्स हमेशा याद रखना। अगर ये पॉजिटिव लेना है तो आर हमारा आगे आएगा, एफ हमारा पीछे आएगा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। यहाँ पर दिया हुआ है फोर्स, फोर्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर एफ की वैल्यू दी गई है 3 जे कैप, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 0 आई कैप होगा प्लस 0 के कैप होगा। ये न्यूटन में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया गया ही है। पोजीशन वेक्टर बोले तो आर की वैल्यू दी गई है, ये कितना है, ये हमारे पास दिया गया है 2 के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जे कैप होगा और 0 आई कैप होगा। क्या होगा, आई कैप। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। ये हमारा मीटर में है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कभी भी निकालना हो तो टाउ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पर आई कैप लिख दो, यहाँ जे कैप और यहाँ पर के कैप। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। अब देखो आई कैप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पहले तो हमें क्या लिखना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, ये है 0 है। जे कैप क्या है, 0 है और के कैप 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है, ये हमारा 0 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 0 है, ठीक। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आई कैप निकालना है, तो आई कैप को लिखेंगे, आई कैप के सामने की रो और कॉलम घटा देंगे। 0 को मल्टीप्लाई 0 से होगा कितना आएगा, 0 को मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा, माइनस होगा 3 को मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 आएगा। ये हो गया। अब माइनस लगाओ जे कैप, जे के सामने की रो और कॉलम हटा दो। 0 का 0 के साथ 0 आएगा, 0 का 2 के साथ 0 आएगा, तो इसका के कैप लगा दो। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो। 3 का 0 के साथ 0 आएगा, 0 का 0 के साथ 0 आएगा। इसका मतलब जो हमारे पास टाउ आएगा वेक्टर फॉर्म में वो कितना आएगा, माइनस का 6 आई कैप, और इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर होगी। याद रखना आई कैप आएगा वो भी माइनस का, क्योंकि ऑप्शन में प्लस भी दिया गया है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वाला पार्ट, ठीक। तो प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पोजीशन वेक्टर की पोजीशन आगे होती है और जो हमारा फोर्स है वो पीछे होता है, ठीक। ये याद होता। देखो अगर जल्दबाजी करोगे, इसका क्रम बदल दोगे ना, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसका जो प्रेशर दिया गया है कितना है, 249 किलो पास्कल, यानी प्रेशर दिया गया है 249 किलो पास्कल। इसके अलावा क्या है, जो टेम्परेचर दिया गया है टी, ये कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमें केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करना होगा। ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर की बात आ गई। इसके अलावा क्या हुआ है, हमारे पास आर की वैल्यू दी गई है, आर इज इक्वल टू है 8.3, और इसके बाद जूल मोल इनवर्स, इसकी वैल्यू दी गई है। और नीचे क्या है, ये हमारा केल्विन का इनवर्स, ये केल्विन का इनवर्स है, क्या है, केल्विन का इनवर्स। इसके बाद हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि इट्स डेंसिटी, यानी रो की वैल्यू फाइंड करना है। रो क्या है ये हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रो का फार्मूला हमारे पास होगा, डेंसिटी का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो प्रेशर है वो ले लो, और जो भी लिक्विड भरा हुआ, जो भी गैस भरी हुई है उसका मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास है। नीचे क्या आएगा, आर टी आएगा।
ये फार्मूला है हमारा, ये याद होना चाहिए। ये रो है, डेंसिटी है, ठीक है, जो हमको फाइंड करनी है। सिंपल सा फार्मूला। देखो सबसे पहले हमारे पास ये हमारा जो है क्या है, प्रेशर है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 249 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक। ये प्रेशर हो गया। अब सारी वैल्यू पुट करना है। एम हमारा मोलर मास है। एम क्या है, मोलर मास। मोलर मास वो भी किसका मोलर मास है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास है। तो मोलर मास इसका जो होता है क्या होता है, टू, क्यों टू, क्योंकि ये दो H2 होता है, इसी को लिया जाता है। यहाँ पर होता है हमारे पास मोलर मास, ठीक है, 1 ग्राम/मोल होता है। अब इसको जब केजी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ kg/मोल, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करना है और आंसर निकल आएगा। तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, पी की वैल्यू कितनी थी, 249 इंटू 10⁻³। इसके अलावा एम अभी हमने ये निकाला है 2 × 10⁻³ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू पेपर में दी गई है, ये है 8.3 है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास टी टेम्परेचर, ये केल्विन में रखना है। क्यों केल्विन में रखना है, ये यूनिट के हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है, 300। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ये पावर से पावर कट जाएगी। अब इसको 3 से काटोगे तो 3 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा। जब इसको 3 से काट दोगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसका जब ये हटा दोगे पॉइंट, तो ये पॉइंट हटाने के बाद हमारा एक जीरो हट जाएगा। 83 से 83 ये कट जाएगा पूरी तरीके से, इसी हिसाब से दिया होता है कि ये कट जाए। 83 से 83 कट गया, यहाँ पर बचा क्या, 2, ये क्या बचा, ये बचा हमारे पास 10, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 10, ये आ जाएगा हमारा कितना, 0.2। और इसकी यूनिट जो है kg/m³। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक। ये सब ऐसा सीक्वेंस लगा होता है कि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाता है। वैसे इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है, 8.314 होती है, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट लेके चलना है, और वैसे भी दिया गया है इतनी वैल्यू। जब इसको 3 से काटोगे तो ये सामने आपके निकल के आ जाएगा 83, 83 से 83 चला जाएगा, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एम को मोलर मास कहा जाएगा। मोलर मास किसका होगा, जो भी सिलेंडर में होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है इसलिए उसका मोलर मास। ये बाकी ये वैल्यू दी गई थी, ये हमारा केल्विन में क्यों रखा, और इसको हमने केजी में क्यों, मोलर मास को केजी में इस वजह से चेंज किया क्योंकि सारे ऑप्शन में केजी दिया हुआ है, कहीं पर भी ग्राम नहीं दिया। अगर ग्राम दिया होता तो फिर केजी में ना बदलते उसको, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, ठीक है। एक का मास 5 kg है, दूसरे का 10 kg है। ये दोनों जो है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे है, और ये एक रॉड के द्वारा अटैच है। जो रॉड कैसे बताया जा रहा है, उसका वेट जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी उस पर कोई भी वेट नहीं है। जैसे ये हमारे पास रॉड है तो एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है। अब हमको ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास बताना है 5 kg से कितनी दूरी पे है। कुछ कहानी ऐसे है, हमारे पास एक ये रॉड है और एक ये मास है, दूसरा मास हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो रॉड है वे 1 मीटर की दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे। ये हमारे पास 1 मीटर की दूरी पे है। इसका जो मास है ये कितना है, इसका जो मास है, इसका मास हमारे पास सर्कल की तरीके नहीं, वेट है, ठीक है। इसका मास कितना है, ये हमारे पास 5 kg है, और जो इसका मास है वो 10 kg है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना है यहाँ से कितनी दूरी पे है। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ से r1 दूरी पे है। जब ये r1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो r कह दो इसको, तो रिमेनिंग एक में से
आर घट जाएगा तो ये डिस्टेंस बचेगी 1 माइनस आर। अब हमें सेंटर ऑफ मास का फार्मूला एक्स एम इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारे पास होता है x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइड बाई होता है m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं कि हमें जिससे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, जिससे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है उसी के पास पहुंच जाएंगे और मान लेंगे कि यहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो जो हमारे पास ये वाला वेट है इस फोर्स में, इस अगर डिस्टेंस हमने यही मान ली कि यहीं पे हमारे पास डिस्टेंस है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, यहाँ से जीरो होगी। बात समझो, हम क्या मानते हैं कि इस पॉइंट से हमें निकालना है तो इसी पॉइंट पर मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। जब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो ये वाला जो फोर्स, ये जो हमारा वेट है इस लाइन से कितनी दूरी पे है, जीरो दूरी पे है ना, क्योंकि इसी पॉइंट पर हमने मान लिया है। यहाँ से हमारे पास अगर एक्स सी एम इज इक्वल टू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी के अबाउट 5 kg, 5 kg वेट के अबाउट निकालना, तो क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि सेंटर ऑफ मास है। जब यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ से x1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और m कितना है, 5 है, प्लस इसके बाद इस पॉइंट से ये जो दूसरा फोर्स है, जो दूसरा वेट है, ये कितनी दूरी पे है, ये दूरी पे है 1 मीटर की दूरी पे है, तो 1, और ये वेट कितना है, 10 है। नीचे क्या करोगे, नीचे इन दोनों का सम 5 प्लस 10। ये बात समझ में आई कि नहीं। कभी भी अगर हमें सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इस पॉइंट पे है, एक एजम्पशन कर देते हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम मान लेते हैं यहीं पे है। जब इसको मानेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, जो इसका हमारा x1 होगा वो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा, जो दूसरा फोर्स है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है, इस लाइन के अबाउट हम निकाल लेते हैं। देखो बात समझो, यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ मास तुम्हें जहाँ पे निकालना है तो जैसे इसके हिसाब से निकालना था तो इसी फोर्स, इसी वेट पे चले गए, इस पर निकालना होता है इस पे चले जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसी लाइन के अबाउट, इसी एक्सेस के अबाउट हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। जब इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इसकी जो x1 डिस्टेंस है, क्योंकि इसी लाइन पे है ना, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका जो दूसरी वेट है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो दूसरा मास है उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। तो वही हमने किया, फिर दोनों को सम कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारे पास एक्स सी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारा 15 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या करना होगा, इसको जो मीटर में डिस्टेंस है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक। अब इसको काटो, यहाँ से काटोगे तो 2 आएगा, यहाँ से काटोगे 3 आएगा, इसको काटोगे 33.33 आ जाएगा। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 67 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ऑप्शन चौथा सही आ जाएगा। एक बार और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किसी भी पॉइंट, ये फार्मूला नहीं आता कोई मैटर नहीं करता, जब भी हमें किसी भी पॉइंट, किसी भी मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसी पे पहुंच जाओ, वहां से मान लेंगे कि इस पॉइंट पे हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जब करोगे तो यहीं पे खड़े हो, तो इससे जहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है उसकी पोजीशन यहाँ से कितनी हो जाएगी, इस ये जो हमारा वेट है, ये जो मास है, इसके लिए तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पर x1 जीरो हो जाएगा, और उसके बाद वेट जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया मास को, फिर उसके बाद दूसरा पार्टिकल जो लगा हुआ है ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर 1 लिख दोगे, फिर इसका वेट, बस, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन 2020 का है, नीट का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सेक्शन ए। मान दो यहाँ पर एक प्रिज्म है हमारे पास, क्या है, ये प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म जो है कुछ ऐसा है, ये हम बना देते हैं ऐसा प्रिज्म, ठीक है, ये ऐसे प्रिज्म है। यहाँ का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, एंगल ए है, ये हमारा प्रिज्म एंगल है। एक लाइट इंसिडेंट होती है इस पे ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई, फिर उसके बाद इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल, यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू दिया हुआ है, ठीक है।
हमेशा याद रखना, बाहर ये होती एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू 1, वो हमारा क्या होता है 1 होता है, इसको म्यू 2 मान लेते हैं, ये हमारा म्यू दिया हुआ है। अब ये लाइट में क्या है कि ये लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगी तो क्या होगी, डेंस मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ये जो लाइन है नॉर्मल की है, ठीक। तो ये नॉर्मल में बेंड हो जाती है तो ये ऐसे चली जाएगी। ये ऐसे जाने के बाद इसमें बोला है कि जो ये लाइट हमारे पास दूसरे सरफेस में गई है, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर सी, एसी प्लेन पे नॉर्मल पास होती है। नॉर्मल पास होने का मतलब है कि ये लाइट सीधे ऐसे चली जाती है। जब इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरा एंगल बन के आएगा R2, जिसको हम लोग इमर्जन एंगल कहेंगे, वो 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो लाइट है इस प्लेन पे नॉर्मल बिल्कुल पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, समझ रहे ना। ये लाइट जो हमारे पास इंसिडेंट होकर आ रही थी वो दूसरे प्लेन पे नॉर्मल पड़ेगी। जब भी किसी दूसरे प्लेन पे नॉर्मल पड़ेगी तो हमें एंगल निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं? नॉर्मल के साथ निकालते हैं ना। जैसे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमारा कौन सा इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल है। तो यहाँ का जो एंगल निकाला गया किससे निकाला गया? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। अगर यहाँ पर इमर्जन एंगल मतलब जो बाहर निकल के गया उसको निकालना होगा तो क्या करेंगे? नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल जब ड्रा करेंगे इस प्लेन को, नॉर्मल यहीं पे तो आएगा, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होना है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो यही बस बोला जा रहा था क्वेश्चन में, देखो सब लिखा हुआ है। इमर्ज होती है नॉर्मली, इमर्ज होती है नॉर्मली का मतलब है कि इनके बीच का इमर्जन एंगल 0 होगा, ठीक। अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस, पहला सरफेस ये था, दूसरा सरफेस ये है, इसी वजह से हमने इसको ऐसे बना दिया है कि जिससे एंगल को दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये लाइट सीधे चली जाएगी नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ जाने का मतलब मेन है कि इसका जो इमर्जन एंगल होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल कौन सा है? ये हमारे पास ये लाइट ऐसे गई थी, ये हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल है, ये हमारा R1 है, ठीक है। अब यहाँ का एंगल कितना है? ये प्रिज्म एंगल है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। ये हमारे पास ये कितना है? क्योंकि नॉर्मल लाइट गई है इसमें, तो ये 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 जो करोगे ए प्लस 90, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? थीटा मान लेते हैं, प्लस थीटा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 180 के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180, इधर को जाओ कितना आएगा? 180 माइनस 90 माइनस का ए, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा मेरे पास 90 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, 90 माइनस ए आ गया थीटा। अब जब थीटा 90 माइनस ए आ गया तो यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल जो खींचते हैं किसी भी प्लेन पे वो नॉर्मल का मतलब होता है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो हमारे पास ये एंगल R1 और थीटा दोनों क्या है? 90 डिग्री बराबर है। तो R1 प्लस थीटा कितना आया था? 90 माइनस है, ये हमारा क्या है? थीटा है। ये किसके बराबर आ जाएगा? 90 के बराबर आ जाएगा। 90 से 90 कट जाएगा तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जो हमारे पास R1 है वो कितना है? ए के बराबर है, ठीक। R1 हमारा ए के बराबर है। अब हमें इस सरफेस पे स्नेल नियम लगा देना है, स्नेल नियम, स्नेल लॉ अप्लाई कर दो इस पे प्लेन ए बी पे। जब इसको यूज करोगे तो यहाँ से क्या आता है? यहाँ से हमारे पास आता है N1, यानी म्यू, म्यू कितना है? 1 है, साइन ये कितना है? आई इज इक्वल टू, फिर क्या है हमारे पास? म्यू साइन, साइन R1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन आई इज इक्वल टू, ये कितना है? म्यू है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए के बराबर है, साइन ए। अब इसके बाद इसमें बोला हुआ है कि हमारे पास जो ये एंगल है कैसे है, क्योंकि इसमें बोला है रे ऑफ इंसिडेंट लाइट विद स्मॉल प्रिज्म एंगल है। कैसा है? स्मॉल प्रिज्म एंगल। जब भी कहीं पर स्मॉल प्रिज्म एंगल की बात आती है तो हमारे पास अगर स्मॉल की बात होगी तो उस केस में अगर साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है तो वो हमारा थीटा में चेंज हो जाएगा। कभी भी स्मॉल लिखा हुआ एंगल तो साइन थीटा थीटा में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ए। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा। करने को तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता, लेकिन समझ में आना चाहिए, इस वजह से थोड़ा बताने में टाइम लगता है, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये याद होना चाहिए जैसा बोला जा रहा है। ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है
इस प्लेन पे तो हमारे पास आई एंगल पे इंसिडेंट हुई है, लेकिन जब दूसरा प्लेन हमारे पास है उस पे नॉर्मली पास हो गई है। नॉर्मली पास होने का मतलब है यहाँ का जो इमर्जन एंगल है या R2 है वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो भी एंगल हम निकालते हैं वो नॉर्मल के साथ जो लाइट का इंसिडेंट होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, उसी के हिसाब से निकाला जाता है। अब ये लाइट अगर नॉर्मल गई है तो ये लाइट सीधे पास हो जाएगी। जब पास हो जाएगी तो यहीं पर नॉर्मल है, यहीं से लाइट पास हो रही, तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम तो सीधे बता सकते थे, जब ये एंगल हमारा जीरो आ जाता ना R2, तो उस केस में ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होता। बस यहाँ पर स्टैंड नियम लगाते सही हो जाता। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए 2020 का पेपर है नीट का फिजिक्स का। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये अर्थ है, मान लेते हैं, ठीक है, क्या है? अर्थ है। यहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ है इसकी सरफेस पे, ठीक है। जब ये यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इसका जो वेट है बॉय का कितना है? वेट हमारे पास जो दिया हुआ है वो वेइंग यानी इतना फोर्स लगा रहा है। वेइंग का मतलब है कि 72 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है जब ये अर्थ की सरफेस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। 72 किलो का वेट लगा रहा है अर्थ की सरफेस पे। वेइंग का मतलब होता है कितना वेट इसमें लगाएगा, यानी कितना फोर्स लगाएगा। तो उस समय जो फोर्स लगा रहा है, कैसे पता चला फोर्स है? न्यूटन भी लिखा हुआ है, यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है। तो इसकी सरफेस पे, ये अर्थ की सरफेस है, तो उस समय जो वेट लग रहा है वो मान लेते हैं F1। इसको Fs का मतलब होता है सरफेस पे कितना दिया हुआ है? 72 न्यूटन दिया हुआ है। इसके बाद यही बॉय जो है हमारे पास, ये अर्थ सेम अर्थ है, और ये अर्थ की रेडियस, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी थी? R थी, और यहाँ पर भी इसकी रेडियस कितनी है? R है। अब इस बार बॉय जो है वो यहाँ पे खड़ा हो गया है अर्थ की कितनी हाइट पर? ये जो हाइट है ये h बराबर R/2 है, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे h बराबर R/2 दिया हुआ है कि जो हाइट है वो रेडियस की हाफ है। बॉय सेम है। अब इस समय इसका जो वेट होगा, बॉय यहाँ पर है, तो ये बताना है कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कितना वेट डालेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है? फोर्स हम देखें, F इक्वल टू क्या होता है? G हमारा कांस्टेंट होता है, जो ये है M हमारे मास ऑफ अर्थ है, M स्मॉल m बॉय का वेट है, और R² ये हमारे पास फोर्स होता है, ठीक है। ना तो G बदलेगा, ना ही M बदलेगा, ना ही स्मॉल m बदलेगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि अर्थ भी सेम है, बॉय का वेट जो मास है वो भी सेम रहेगा जितना भी है, और जी हमारा कांस्टेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है? केवल रेडियस पे, यानी हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है F इक्वल टू क्या होता है? जी एम स्मॉल m डिवाइड बाई होता है R+H का होल स्क्वायर। पहले केस में h हमारा क्या है? जीरो है, दूसरे केस में h क्या है? R/2 है। समझ गए ना? पहले केस में जीरो है, दूसरे में R/2 है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं एफ एस, एस तो निकाल चुके हैं, ऊपर बताया इतना दिया हुआ है। एफ एच इज इक्वल टू, ये कितना है? जी है, एम है, स्मॉल एम है, डिवाइड बाई R+R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझ गए? बस दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे पास इस वाले फार्मूले से क्या पता चल जाता है कि हमारे पास एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R+H के होल स्क्वायर से। ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ से F1 F2 लगा के निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है? पहली है, इसको S मान लो। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, दोनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो एफ एस कितना है? 72 है। एफ एच हमको पता नहीं है। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक। ये कितना है? जी स्मॉल m कैपिटल M, और डिवाइड आ जाएगा R²। फिर उसका मल्टीप्लाई निशान लगा के R+H का होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे जी एम कैपिटल M। ये पूरा कट जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व कर लाएंगे, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 72 डिवाइड बाई
एफ एच इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आर एच बराबर कितना R/2 है, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ से ले सकते हैं R² कॉमन ऊपर से, यहाँ बचेगा 1 + 1/4, डिवाइड किससे कर दोगे R² से, R² कट गया, सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से हमारे पास एफ एच इज इक्वल टू आ जाएगा 72, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो कितना आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा ये इसको जरा कहाँ गया, यहाँ R/2 रखो कितना आ जाएगा, R/2 रखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये 13 आएगा, तो अभी स्क्वायर नहीं करना, बाद में करना होगा ना, ये कितना आएगा 1/2, तो यहाँ से हमारे पास जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 3, तो यहाँ से हमारे पास 4 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा जब स्क्वायर रूट करोगे, तो 1 + 1/2 सॉल्व करो कितना आएगा 3/2 आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, यहाँ से काटेंगे तो 8 और एफ एच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 32 न्यूटन, हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा तरीका है प्रॉपर करने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना सब कुछ बना के दिखाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे देखो, ये तो सब्जेक्टिव तरीका है कि यार समझ पाना चाहिए कैसे क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव को देख जरा। ऑब्जेक्टिव के केस में बस इतना करना था, हमें ये बताना चाहिए था कि जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई R+H का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली केस सरफेस पे, जब सरफेस की बात आती है तो एफ एस, और जब हमारे पास हाइट की बात आती है एफ एच। ठीक है, सरफेस, यहाँ से हमें ये पता चल रहा था कि जो फोर्स है हमारा वो R+H के वन क्या कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R+H का होल स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करना था एफ एस, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R+H का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यहाँ पर एस बना दो। ठीक है, ये हाइट पे है और ये हमारे पास एस, एस मतलब सरफेस, सरफेस की बात होती है तो एस बराबर 0 होगा, क्योंकि सरफेस उसकी यहाँ पर बिल्कुल आ जाते हैं, तो सरफेस तो 0 हो जाएगी, तो ये 0, इसको 0 कर देंगे, इसको कर देंगे R/2, जब सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 72 डिवाइड बाई एफ एच, जो कि हमको पता नहीं है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो एफ एस इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 32 न्यूटन। ठीक, लेकिन हमने बताया कि क्या कहानी है पूरी पता होना चाहिए, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू। देखिए 2020 क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन है। ठीक है, लाइट जो है हमारे पास उसकी जो इंटेंसिटी दी गई है आई इज इक्वल टू कितना है 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो सरफेस है वो कैसी है, नॉन रिफ्लेक्टिव, यानी कोई भी लाइट वापस ट्रांसफर नहीं होगी, बाहर दूसरी तरफ नहीं जाएगी, जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मली है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है कि उस सरफेस पे 1 मिनट में कितनी एनर्जी यूज होगी, यानी उस सरफेस में 1 मिनट में कितनी एनर्जी रिसीव की जाएगी, जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है उस सरफेस पे 1 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी आई है ये बताना है। हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है ए आई टी, ए हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है, आई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और टी हमारे पास समय है। टी जो दिया हुआ है कितना है 1 मिनट, 1 मिनट को आपको चेंज करना होगा सेकंड में, तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कितना है 20, और इसके बाद इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको जो मल्टीप्लाई करो 60, अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा, इसके अलावा 1 2 3 जीरो है, 10⁻³ आ जाएगा, और ये यूनिट हो जाएगी जूल, तो देखो 24 इंटू 10⁻³ ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, देख लो बस क्या क्या पूछा गया है, क्या है फार्मूला, ये हमें पता होना चाहिए था। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने इसको मीटर स्क्वायर में और इसको मीटर स्क्वायर में इस वजह से नहीं चेंज किया क्योंकि दोनों की सेम यूनिट है। अगर ये मीटर स्क्वायर होता तो इसको भी मीटर स्क्वायर बनाना होता, अगर ये मीटर स्क्वायर में होता तो इसको भी मीटर स्क्वायर, जो भी हो, लेकिन सब सेम है तो हमने चेंज करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, और ये हम बस 1 मिनट को सेकंड में बदल दिए हैं। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्वेश्चन के साथ देखिए, क्वेश्चन 2020 का नीट का पेपर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन ए। इसमें क्या है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट दिया गया है। कितना है, डाइपोल मोमेंट को पी से लिखते हैं, और ये दिया गया है 16 इंटू 10 की पावर कितना है, -9 कूलाम मीटर है। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, यानी हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी की वैल्यू फाइंड करना है। कितनी डिस्टेंस पे फाइंड करना है, वो डिस्टेंस दी गई है हमारे पास, जो डिस्टेंस है 0.6 मीटर पे। इसके अलावा जो एंगल दिया गया है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड एट लाइन मेकिंग एंगल, यानी जो डाइपोल मोमेंट है हमारा 60 डिग्री पे है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो वो डाइपोल मोमेंट हमारे पास जो जनरली हम लोग बनाते हैं वैसे होता है, दो चार्ज होते हैं, एक हमारा माइनस होता है, एक प्लस चार्ज होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। ये डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो हम लोग जो पी लिखते हैं क्या लिखते हैं, ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज की, और इसके अलावा कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, ये डाइपोल मोमेंट हमारा आ जाता है। लेकिन ये डाइपोल मोमेंट जो दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। जिसकी मेन एक्सिस है वो हमारे पास कितना एंगल बना के दिखा रही है, हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं थीटा, जो कि 60 डिग्री बना रही है, ये बोला गया है। ठीक, अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इसकी वजह से। तो पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल की जो फार्मूला होता है, पी इक्वल टू, जब भी एंगल दिया हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आता है चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज की जगह हमें लिखना होगा डाइपोल मोमेंट पी, और जब डाइपोल मोमेंट पी लिख दिया जाता है तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया जाता है और कॉस थीटा। एक तो अगर हमारे पास चार्ज दिया होता है, जब हमारे पास फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है Q/R। ठीक है, यहाँ पर भी कॉस थीटा आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट होगा तो यहाँ स्क्वायर होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, केवल चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल स्क्वायर नहीं होगा। ये याद रखना है। ये वाला फार्मूला हमारा लगने वाला है, ये हमने बस आपको बता दिया कि ये वाला लगाएंगे नहीं, लेकिन ये फार्मूला सही है अगर चार्ज दिया हो तो। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला जब लगता है जब केवल चार्ज दिया हो। यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि स्क्वायर होगा। ठीक, चलो वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 9, ये होगा पी। डाइपोल मोमेंट अभी ये दिया हुआ है 16 इंटू 10 की पावर -9। आर, आर का स्क्वायर बोले तो 0.6 इंटू 0.6, इसके बाद cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 हो गया। ये पावर से पूरी पावर खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये हमारे पास इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, ये हमारे पास बचेगा 0.2 बचेगा। फिर इसको काटेंगे तो ये हमारा फिर क्या बचेगा, 3 खत्म हो जाएगा, ये 0.2 बचेगा। अब इसके बाद ये दोनों जीरो ऊपर पहुंचा दो, तो दोनों जीरो ऊपर पहुंचा देंगे, कितना आ जाएगा, तो जब दोनों जीरो ऊपर हम पहुंचाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100, और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। कहीं और कुछ, ये 16 भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 16, ये 16 है, तो इसको इससे काट दो, कितना बचेगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 200 वोल्ट। ऑप्शन आना चाहिए तीसरा। ये 16 था ना, मिस हो रहा था। देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में आकर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ था वो किसी एंगल पे दिया हुआ था, जो एंगल पे दिया हुआ था वो एंगल दिया है 60 डिग्री। बस ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर हमारे पास चार्ज दिया होता है तो वो डाइपोल मोमेंट और चार्ज में रिलेशन होती है, अगर डाइपोल मोमेंट के बीच की डिस्टेंस दी होती तो हम चार्ज निकाल लेते, तो ये वाला फार्मूला लगाते। ठीक, समझ में आए तो लाइक करो, बाकी अगला क्वेश्चन देखो और शेयर करो।
देखिए क्वेश्चन 2020 नीट का पेपर है, ठीक है। इसमें एक गेंद जो है किसी हाइट से नीचे फेंकी जाती है, ठीक। ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। ये जो हाइट है इस हाइट का एच है, ठीक है। यहाँ पर जो इस गेंद को थ्रो किया गया है कितनी स्पीड से किया गया है, 20 मीटर की। यहाँ से जो इनिशियल यू है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की ओर मूव कर रही है, डाउनवर्ड लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद इस सरफेस पे इसको जस्ट टच करने मतलब टी समय बाद इसको छूने वाली होती है, क्या करने वाली होती है, टच करने वाली होती है। उससे पहले जब इसको टच करने वाली होती है माइक्रो बस कुछ डिस्टेंस बचती है, उस समय जो स्पीड है इसकी, यहाँ पर इस समय जो स्पीड है ये हमारे पास क्या है, v है, वो कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे ना, यहाँ पर ग्राउंड को टच नहीं किया है और लेकिन लगभग लगभग ग्राउंड पे पहुंच गई है। ये स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या हो गई है, बढ़ते बढ़ते स्पीड हो गई है 80 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो समय क्या है, समय मान लेते टी है। इसके बाद जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। कौन सा होता है, ग्रेविटेशन। हमसे पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी, तो हमारे पास फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2a एस, है ना। यहाँ पर क्योंकि ए की बात क्या करेंगे, ए हमारा जब भी डाउनवर्ड होता है तो जी के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। और एस की बात करें तो वो हाइट हो जाएगी, ठीक है, जो कि मीटर में निकलेगा। वैल्यू पुट करो, v हमारे पास फाइनल स्पीड होती है, फाइनल स्पीड क्या हो गई 80, 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड क्या है, जब हमारे पास हमने बॉल को जो भी था बॉल उसको थ्रो किया है उस समय क्या है 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह कितना लिखोगे, ए की जगह हम लिखना होगा जी, समझ ना, ए की जगह क्या है जी। तो जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू हमारे पास है 10 और एच हमें पता नहीं है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तब हमारा जी नेगेटिव होगा, लेकिन जब नीचे ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जी हमारा पॉजिटिव होता है। समझ गए ना, एक्सीलरेशन नेगेटिव कब लिया जाएगा कब पॉजिटिव लिया जाएगा ये भी पता होना चाहिए। तो हमें याद रखना है जब भी नीचे आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, बस वैल्यू पुट करो। यहाँ से इसका जब स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 6400, और इसका स्क्वायर करके इसमें घटा दोगे 400 घटा दो इज इक्वल कितना आ जाएगा 20h। यहाँ से बचेगा 600, 6000, है ना, 400 हो जाएगा, अरे 64 तो जीरो, ठीक है, ये 6000 बचेगा इज इक्वल टू 20h। अब यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, दो से इसको काट दो 300 हो जाएगा। तो हमारे पास ये पता चल गया कि जो h निकल के आएगा वो 300 मीटर आएगा, यानी जो हाइट है वो कितनी है बॉल की 300 मीटर। ऑप्शन नंबर एक। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या लगेगा क्यों लगेगा। बाकी समझ में आया तो लाइक करो शेयर करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, बाय। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है मीटर ब्रिज का, इसका है व्हीट स्टोन ब्रिज कह सकते हैं या फिर मीटर ब्रिज कहा जा सकता है। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि हमारे पास ये मीटर ब्रिज हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये R1 है, ये R2 है, इनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये कनेक्ट कर दिया, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो L1 है और इसकी लेंथ जो है वो L2 है। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है उस हिसाब से हमें अरेंज करना होगा। यहाँ से ये कनेक्ट करे हैं इसको ऐसे, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि क्वेश्चन में कि जो लेफ्ट हमारा है, लेफ्ट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, लेफ्ट में रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम का, कितना है 10 ओम का। अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो ये लेफ्ट हमारा कितना है 10 ओम है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, जबकि जो राइट में है वो हमको पता नहीं है, ये हम मान लेते हैं आर है, ठीक है। इसके बाद जो गैप है इनमें जो लेंथ दी गई है इन गैप के बीच का रेशियो दिया गया है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है L1 डिवाइड बाई L2 जो दिया गया है वो दिया गया है
3/2 ये रेशियो दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास 1.5 मीटर की लेंथ है, यानी ये वाली लेंथ जो L1 है वो 1.5 मीटर की है, तब आपको ये बताना है कि जो हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा उसकी कितनी लेंथ होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास ये लेंथ कितनी है, ये L1 जो है हमारे पास 15 है, 1.5 मीटर है, तो उस समय आपको ये बताना है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा उस पर कितनी लेंथ आएगी। ठीक है, सबसे पहला काम होगा, मीटर ब्रिज की कंडीशन ये होती है कि ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये इक्वल होना चाहिए। क्या समझे, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि R1 डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू होना चाहिए R2 डिवाइड बाई L2। ये हमारे पास मीटर ब्रिज की कंडीशन होती है। क्या होती है कंडीशन मीटर ब्रिज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू आ जाएगा L1 डिवाइड बाई L2। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ से देखो R1 हमको पता नहीं है जो कि R है। R2 की वैल्यू 10 ओम दी गई है, कितनी दी गई है 10 ओम। समझ गए, ये दिया हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कितना है 10 है इज इक्वल टू L1 और L2 का रेशियो दिया हुआ है ये, इसको काटोगे 5 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल जाएगा कि जो R है वो 15 ओम का है। तो 15 ओम का है, ठीक है। अगर 15 ओम के लिए L1 कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो लेंथ और रेजिस्टेंस में ये खासियत होती है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी जितनी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस है, जितना भाग हम लेंथ का काटेंगे उतना ही भाग हमें, अगर जैसे हमारे पास ये लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R है, अगर हमने लेंथ को आधा किया तो रेजिस्टेंस को भी आधा करना होगा। समझ रहे हो ना, वही काम इसमें करना है कि 15 ओम के लिए कितना है 15 ओम के लिए जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, जो लंबाई है 1.5 मीटर है, इसलिए 1 ओम के लिए कितना आ जाएगा, 1 ओम के लिए हमें 1.5 डिवाइड बाई 15 और ये 1 ओम से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से जब काटोगे तो ये पता चल जाएगा हमारे पास जो लेंथ आएगी 1 पॉइंट कट जाएगा ना, 0.1 मीटर आ जाएगी। तो 0.1 मीटर का मतलब होगा क्या होगा, 0.1 मीटर कहीं पर दिया हुआ है, 0.1 मीटर तो 0.1 मीटर आना चाहिए। ये जब काटेंगे तो कट जाएगा, पॉइंट बचेगा। ठीक है, 0.1 मीटर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमको यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा जो आएगा ये 1 × 10⁻⁻1 आना चाहिए, 1 × 10⁻⁻1। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ये 1 आएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻⁻1 मीटर। अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसकी यूनिट सॉरी लेंथ कितनी आ जाएगी 0.1 या फिर 1 × 10⁻⁻1 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार कंडीशन लगानी थी, दूसरी बार इसको सॉल्व करना था। दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए कि जितनी लेंथ होगी, जितना लेंथ को हम डिवाइड करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस आधा होगा। अगर 2 से डिवाइड करना है 2 से, 3 से डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो देख लो, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम 92 ये दिया हुआ है 235। ठीक है, ये आइसोटोप है, इससे एक प्रोडक्ट बनता है जो कि मान लेते हैं एक्स बन के तैयार होता है। ठीक, इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। कितने न्यूट्रॉन बनते हैं 3 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, समझ गए। अब आपसे पूछा जा रहा है जो ये एक्स बन के तैयार हुआ है ये क्या है, क्या पूछा जा रहा है कि जो एक्स बन के तैयार हुआ है ये क्या है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इसमें ये भी बन के तैयार होता है एक प्रोडक्ट, और क्या है 36 AR और यहाँ पर 89। पूछा क्या गया है कि हमें जो एक्स बन के तैयार होगा ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें क्या बनता है ये तो पहले याद होना चाहिए कि बेरिलियम बनता है, और सारे ऑप्शन में केवल एक बेरिलियम दिया गया है, एक केआर बनता है, दूसरा बेरिलियम बनता है। केआर तो दिया ही हुआ है, बेरिलियम तो ऑप्शन तो हमारा सेकंड हो जाता है। लेकिन अगर हमको नहीं पता तब क्या करोगे, उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इसका जो
एटॉमिक नंबर है कितना है 36 है, और इसमें न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 0 है। दोनों तरफ के एटॉमिक नंबर इक्वल करो, ये कितना है 92 है। अब इसका कितना एटॉमिक नंबर है ये नहीं पता, लेकिन दोनों साइड के एटॉमिक नंबर इक्वल करो। एटॉमिक नंबर देखोगे, एटॉमिक नंबर इक्वल करना है, इक्वल करोगे तो 92 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ का कितना है ये हम मान लेते हैं y है, क्या मान लेते हैं y है, और यहाँ का z है, ये y है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, प्लस यहाँ का कितना है 0 है, न्यूट्रॉन का 0 होता है, ये कितना है 36 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92 में 36 घटा दोगे तो यहाँ पे पास बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 56। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना आएगा 56, यानी y की जगह हमारा 56 आएगा। किसी भी ऑप्शन में 56 नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में है। दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का। इसके बाद क्या है, अब बात आती है कि एटॉमिक मास को इक्वल करो। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास जो होता है ऊपर वाला होता है, एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है। ये कितना है 235, 235 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कितना है जेड माने हैं, यहाँ पे देखो एक है लेकिन 3 आइटम में तो कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ का कितना है 89 है। अब इसको सॉल्व करो तो जेड इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 92, 235 में हमें इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 85 हो जाएगा। ये हमारा कितना 89 है, कितना 89 है, दोनों को ऐड करोगे 92 होगा। 92 घटाना है इसमें, जब 92 घटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 4, कितना बचेगा यहाँ 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 9 है, ये 12, 3 तो यहाँ बचा, 9 4 13। इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, 143, कहीं पर कम हो रहा है, ये जो हो जरा इसका कितना है, ये हमारा 89 है, ये 89 है, और ये हमारा 235 है। 89 में जब 3 जोड़ोगे तो ये हमारा आ जाएगा 92, 92 आएगा, ठीक है। 92 तो आएगा, फिर उसका 3 आएगा, फिर ये ऑप्शन में 143 होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा, बी पार्ट आएगा। बाकी एटॉमिक नंबर से ही आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पर 143 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ इक्वल आनी चाहिए। ये 3 कम होंगे, यहाँ 89 है, 92 आएगा, 92 जब घटाओगे कितने में 235 में, तो हमारा 200 143 ही आएगा, 143 आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, समझ गए। यहाँ पर 143 होगा, इसको 144 है तो उससे, वैसे आंसर तो हमारा यही मिल गया था, लेकिन ये 1443 होगा। इसको दोनों ही इक्वल होने चाहिए, ठीक। बाकी समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं। देखिए हमारे पास सोलेनाइड दिया गया है, सोलेनाइड जो दिया गया है ऐसे बनता है, सोलेनाइड मान लेते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ दी गई है वो कितनी है, इसकी लेंथ दी गई है, कितनी लेंथ 50 सेंटीमीटर। इसके बाद जो नंबर ऑफ टर्न है यानी एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये हमारे पास है 100, ठीक है 100। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, करंट जो आई है वो कितना है 2.5 एम्पियर है। पूछा क्या जा रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए, बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एन म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ पर डिवाइड करना होता है लेंथ से। ये हमारे पास फार्मूला होता है एन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई एल। या तो हम इसको म्यू नॉट को आगे लिखते हैं, वैसे एन को आगे लिख दो, याद सही रहता है। ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको लगाना है और इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो बी इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी 100 है, म्यू नॉट, म्यू नॉट कितना दिया हुआ है, ये पेपर में ही दिया होता है, बाकी ना दिया हो तो याद होना चाहिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। करंट कितनी है पॉइंट, सॉरी 2.5 है, 2.5 एम्पियर है। अब ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, तो इसको 0.5 लिख दो नीचे। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20, और पाई की वैल्यू होगी 3.14। इसके बाद 10⁻⁻7 है, दो कम हो जाएंगी 100 वाली, तो 10⁻⁻5 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आएगा 628,
2 से मल्टीप्लाई करो 8, 2 और 6। पॉइंट कितने के बाद है? पॉइंट हमारे पास एक जीरो यहाँ लगा दो। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आंसर हमारा जो फाइनल आंसर बी इज इक्वल टू आएगा टेस्ला में, वो आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना कर दोगे? एक पावर इधर कर दिया तो 10 की पावर माइनस 4 बचेगा टेस्ला। ये जो 5 है इसकी एक पावर हमने यहाँ फाइव रख दी है। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है? 6.28 ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, पावर कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, बात कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, बाय, टेक केयर।